हेलो बच्चों, कुछ दिन लेट हुआ इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। 2-3 क्लास डिस्टर्ब रहा था फैमिली इशू के कारण। कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर से बैक कर रहे हैं। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 9। इससे पहले हम लोग पढ़े थे आवर्धन के बारे में, मैग्निफिकेशन। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं फटाफट में, और आज पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। उससे पहले थोड़ा सा आवर्धन को रिकॉल करें। आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते थे, और m बराबर होता था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इसी को हम आवर्धन कहते थे। आवर्धन के लिए एक और फॉर्मूला आया था -v/u, ठीक है ना। ये था आवर्धन। आवर्धन का फिजिकल मीनिंग बताया गया था आप लोगों को कि आवर्धन का मतलब होता है कि कौन सी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है या कितना छोटा बन रहा है वस्तु के रेस्पेक्ट में। अगर वस्तु छोटा है तो उसके रेस्पेक्ट में प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, वस्तु अगर बड़ा है तो प्रतिबिंब छोटा अगर बन रहा है तो कितना छोटा बन रहा है, कितना गुना बढ़ा करके या कितना गुना घटा करके प्रतिबिंब बन रहा है, वही होता था आवर्धन, ठीक है। आवर्धन के बारे में जितना केस था सब कुछ डिस्कस कर दिए थे। आवर्धन का मान 1 हो तो क्या होगा, आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो तो क्या होता है, आवर्धन का मान 1 से छोटा हो तो क्या होता है, सब कुछ डिस्कस कर लिया गया था बहुत डिटेल में। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिए, नहीं तो न्यूमेरिकल बनाने में बहुत डाउट आएगा। बिना आवर्धन के आप साइन कन्वेंशन सिर्फ पढ़ करके, मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट बिना जाने आप एग्जाम में न्यूमेरिकल क्रैक नहीं कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल आया ऑब्जेक्टिव के अलावे सब्जेक्टिव में आया तो 6 नंबर में आता है डायरेक्टली, ठीक है ना। चूंकि मैथमेटिकल तरीका से इसको सॉल्व करना होता है तो इसमें नंबर कटने का तो कोई चांस है ही नहीं। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आएगा तो फ्री का 6 नंबर देके जाएगा, क्योंकि इतना क्लासिक तरीके से बताने वाले हैं ना कि क्वेश्चन छूटने का तो सवाल ही नहीं है। बस जितना बोला जाए उतना ढंग से पढ़ लेना है आप लोगों को। क्वेश्चन हम करवाएंगे ना, वो मेरी गारंटी है कि आपका क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटेगा, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन। अभी इस बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है उसको आपको ध्यान नहीं देना है, बस जो बताया जा रहा है सिर्फ उसको सुनना है। पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ क्लियर कर देंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन। क्या नाम है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब है, अब ये गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी होता है। गोलीय दर्पण मतलब अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए। तो अभी जो हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अवतल के लिए। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए, मतलब कॉनकेव मिरर के लिए बात करने वाले हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण के लिए आज ही बात करेंगे। अगर टाइम मिला तो न्यूमेरिकल भी आज ही करेंगे। फिर आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा जो आप लोग अटेम्प्ट करके आइएगा, इजीली बन जाएगा। डाउट होगा तो फिर पूछ लीजिएगा, बहुत सिंपल। अब सबसे पहले तो मन में सवाल आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो, कि साइन कन्वेंशन होता क्या है, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं गोलीय दर्पण से, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, ठीक है ना। तो कब हम फोकस दूरी ऋणात्मक लें, कब हम फोकस दूरी धनात्मक लें। वस्तु अगर किसी दूरी पे रखा हुआ है तो वस्तु दूरी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। इसका आवर्धन ऋणात्मक हो रहा है, धनात्मक हो रहा है। इन सब डाउट को क्लियर करने के लिए साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग ने मीटिंग किया और उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग एक साइन कन्वेंशन बना ले। जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं ना कि 7 SI मात्रक है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रा, वही 7 SI मात्रक बना। इसी तरह चिन्ह परिपाटी से हमको ये हेल्प मिलता है कि कब हम लोग दूरी को धनात्मक लेंगे, वस्तु दूरी हो चाहे प्रतिबिंब दूरी हो, कब हम लोग ऋणात्मक लें, ये सब डिसाइड होता है, ताकि क्वेश्चन बनाने में हमको हेल्प मिले और आसानी से बन जाए क्वेश्चन। इसलिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। पहले थोड़ा सा अलग था चिन्ह परिपाटी, लेकिन मॉडर्न डे में, आज के डे में चिन्ह परिपाटी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बनाया गया और आसान बना दिया गया है। अभी आप लोगों से बात करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे हम अभी चिन्ह परिपाटी अवतल दर्पण के लिए देखने वाले हैं। अवतल दर्पण बनाने आता है आप लोगों को? यस, बिल्कुल आता है, आप सबको आता है, हम ही सिखाने वाले हैं। ये अवतल दर्पण है।
अब हम देखने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। तो ये मान लेते हैं ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। अब इसमें जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, वो वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। 5 केस में देखे थे कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और 1 केस में देखे थे हम लोग कि काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अभी हम वस्तु को मान लेते हैं, अभी हम रे डायग्राम नहीं बना रहे हैं, समझिएगा, अभी आप लोगों को बस फील दिलाना है। तो मान लेते हैं वस्तु अगर यहाँ पे है, ये ध्रुव है। अब समझिएगा, कोई भी दूरी हमेशा ध्रुव से ही मापी जाएगी। चिन्ह परिपाटी का यह नियम होता है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा तो दूरी कहीं ना कहीं से तो मापी जानी चाहिए ना, तो दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाएगी। जैसे हम लोग 9th क्लास में और 10th में भी पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, समझिएगा यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्तीय तल है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अब अगर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं हम लोग, तो दूरी हमेशा मूल बिंदु से मेजर की जाती है, जिसके निर्देशांक 0,0 हो जाते हैं, और इधर धनात्मक हो जाता है और इधर ऋणात्मक हो जाता है। पॉजिटिव वाई एक्सिस में क्या हो जाता है? धनात्मक, और निगेटिव वाई एक्सिस में हो जाता है ऋणात्मक। कुछ ऐसा ही साइन कन्वेंशन हम लोग यहाँ बनाने वाले हैं, और यहाँ पर मूल बिंदु के जैसे काम करेगा ये ध्रुव P, और दूरी हमेशा मूल बिंदु से ही मापी जाएगी। अभी हम जो भी केस बात कर रहे हैं सब अवतल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा, मान लीजिए वस्तु को हम यहाँ पे रख दिए, कहाँ पर? C के पीछे, तो प्रतिबिंब कहीं C और F के बीच में वास्तविक और उल्टा बनेगा। अभी हम रे डायग्राम नहीं बना रहे हैं, मान लेते हैं प्रतिबिंब बना यहाँ पर वास्तविक और उल्टा, ठीक है। C और F के बीच में रखें तो प्रतिबिंब यहाँ बना, बड़ा बना छोटा बना छोड़ दीजिए, रे डायग्राम नहीं सीख रहे हैं। वस्तु का नाम हम दे दिए AB, तो प्रतिबिंब बना था A डैश B डैश। अब समझिएगा, ध्रुव से दूरी मापनी है, वस्तु कहाँ पे है? P से B तक, तो यहाँ पे जो PB हुआ, PB वो हुआ वस्तु दूरी, वो क्या हुआ? वस्तु दूरी P से लेकर B तक, क्योंकि दूरी हमेशा ध्रुव से ही मापी जाएगी, और यही पोल मेरा क्या है? ध्रुव है। ये हुआ वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल u से। वस्तु दूरी को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं? स्मॉल u से, ठीक है। और ये PA डैश, PA डैश, PA डैश, ये हुआ प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम लोग V से सूचित करते हैं, ठीक है। ये हुआ P से लेकर के B तक वस्तु दूरी, जिसको U से सूचित करते हैं, और P से A डैश तक ये प्रतिबिंब बना है, तो इसे हम लोग बोल दिए प्रतिबिंब दूरी, जिसे हम लोग V से सूचित कर रहे हैं, ठीक है। ये AB जो हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं वस्तु की ऊंचाई। AB को क्या बोलते हैं? वस्तु की ऊंचाई। ये तो आवर्धन में हम लोग सीख चुके हैं, जिसे हम लोग H0 बोलेंगे, ठीक है। ये हुआ वस्तु की ऊंचाई। और A डैश B डैश को क्या बोलते हैं? A डैश B डैश को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अभी ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा ये छोड़ दीजिए, बस आप इस पे फोकस करिए कि किसको क्या बोल रहे हैं। ध्रुव से जहां पे वस्तु है उसको हम बोल दिए वस्तु दूरी PB, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी PA डैश, जिसको हम V बोल दिए, A से लेके B तक की ऊंचाई को हम वस्तु की ऊंचाई बोल दिए, जिसको हम लोग H0 बोल रहे हैं या फिर HO बोल रहे हैं, और A डैश B डैश को हम बोल रहे हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई HI। ध्रुव से फोकस तक की बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन शुरू हो रहा है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा एक कार्तीय तल ड्रॉ करना चाहते हैं इसी अवतल दर्पण पर। तो एक इमेजिनरी लाइन खींच रहे हैं हम। अब देखिए, एक नोटिस करिएगा, एक कार्तीय तल बन गया। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया निगेटिव वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया निगेटिव का एक्स एक्सिस, और ये हो गया ध्रुव, जिसको हम मूल बिंदु मान रहे हैं। ध्रुव को क्या मान रहे हैं अभी हम? मूल बिंदु। तो दूरी तो हमेशा ध्रुव से ही मापी जाएगी, कोई भी दूरी हो ध्रुव से मापी जाएगी। अब
इस कार्तीय तल में इधर वाला तो पॉजिटिव होता है, OX तो पॉजिटिव होता है, और OX डैश इधर वाला लेफ्ट साइड वाला निगेटिव होता है। OX डैश ये निगेटिव साइन दिखाता है कार्तीय तल में। यहाँ पे भी यही हो रहा है, जो P से लेकर के X तक की दूरी है वो पॉजिटिव होगा इधर की ओर, इधर की दूरी जो भी होगी वो पॉजिटिव होगी, और P X डैश इधर की जितनी भी दूरी होगी सारी की सारी क्या होगी, निगेटिव होगी। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सिर्फ सुनते रहिएगा, बाद में नोट करना है, अभी सिर्फ सुनना है। तो इधर साइड का जो भी डिस्टेंस होने वाला है सारा पॉजिटिव होने वाला है। कैसे हमको पता चला, कार्तीय तल से, चिन्ह परिपाटी से, जो 9th में ही सिखाया गया है मैथ में, फिर से 10th में पढ़ना है हम लोगों को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और यहां से इस साइड का, कार्तीय तल से लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में जितना भी दूरी होगा सारा का सारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये दूरी सारा निगेटिव होने वाला है। अब गौर से देखिए, वस्तु को हम हमेशा दर्पण के सामने रखेंगे, वस्तु को हमेशा कहां रखेंगे हम, दर्पण के सामने हमेशा। और ये दर्पण के जब भी सामने आएगा तो कार्तीय तल के इस साइड आया, इस साइड, मतलब वस्तु दूरी हमेशा होने वाला है निगेटिव। वस्तु दूरी कैसा होने वाला है, हमेशा निगेटिव। तो पहला पॉइंट तो ये बना कि U जो होगा वो हमेशा होगा निगेटिव, चाहे दर्पण कोई भी हो, अवतल और उत्तल दोनों के लिए U क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है हमेशा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, U हमेशा निगेटिव होने वाला है। लेकिन अभी हम क्या केस पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण के लिए, तो निश्चित रूप से U क्या होने वाला है, निगेटिव, क्योंकि इस साइड है। अब देखिए V के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, V के बारे में। तो यहां पर अगर प्रतिबिंब दर्पण के इस साइड, मतलब वास्तविक और उल्टा बना है, तब तो V पॉजिटिव हुआ। V के साथ दो केस बनेगा, समझते रहिएगा। V तो पॉजिटिव भी हो सकता है और V निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। अगर वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है ना, याद आ रहा है। मतलब अगर प्रतिबिंब को हम दर्पण के इस साइड रखें P और F के बीच में, तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे, और वो काल्पनिक और सीधा हो जाता है। अब यहाँ पर जो V होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। क्या मतलब हुआ इसका, अगर प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव हो गया, याद रखिएगा, अगर प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव हो गया तो बनाएगा काल्पनिक एवं सीधा। वो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, काल्पनिक एवं सीधा। लेकिन अगर V निगेटिव हो गया, समझिए बात को, अगर V निगेटिव हो गया, जैसे यहाँ पे प्रतिबिंब बना, तो ये दूरी क्या हो गया, PA डैश, यही तो है V, और ये कार्तीय तल के हिसाब से इस साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो ये निगेटिव आएगा। मतलब हुआ कि अगर प्रतिबिंब निगेटिव आया तो ये होगा वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। अगर V का मान निगेटिव आया तो, अगर V का मान पॉजिटिव आया तो काल्पनिक और सीधा, वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, पकड़ में आ रहा है। अगर V का मान पॉजिटिव आ रहा है मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, और वो काल्पनिक और सीधा ही होने वाला है। अगर V का मान निगेटिव आया तो वो वास्तविक एवं उल्टा। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे V का मान या तो पॉजिटिव आएगा नहीं तो निगेटिव आएगा, तो हम डिसाइड कर पाएंगे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, काल्पनिक एवं सीधा। क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रकृति मतलब वास्तविक बन रहा है या फिर काल्पनिक बन रहा है। तो V अगर पॉजिटिव है तो काल्पनिक एवं सीधा बन रहा है, V अगर निगेटिव है तो वास्तविक एवं उल्टा बन रहा है। आवर्धन पे तो पहले ही सब कुछ बात कर चुके हैं। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा, प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तीसरा चीज, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितना भी वस्तु होगा, जो भी वस्तु होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर, तो वस्तु तो हमेशा, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, निगेटिव वाई एक्सिस है, तो वस्तु तो हमेशा इसके ऊपर ही रखा है ना। जितना केस पढ़े अवतल दर्पण में चाहे उत्तल दर्पण में, सब में वस्तु को तो हम यहाँ पे ऊपर ही रखे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही। मतलब वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होने वाला है। मतलब यहाँ पे अगर हम AB बोलें तो AB ही था क्या, वस्तु की ऊंचाई,
वस्तु की ऊंचाई, जिसको हम लोग h नॉट से सूचित कर रहे हैं, ये हमेशा होने वाला है पॉजिटिव। वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होने वाला है? पॉजिटिव। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो निगेटिव, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, और ये दोनों संभव है अवतल में। अगर मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब a डैश b डैश मतलब h i, इसके साथ दो केस बनने वाला है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई पॉजिटिव आ गया मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। समझ में आ रहा है? मतलब क्या हुआ कि अगर प्रतिबिंब कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव होगा। चाहे ऐसे बोले कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक पॉजिटिव हुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर पॉजिटिव हुआ मतलब हुआ कि काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा। ठीक है। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, हमको कैसे पता चलेगा नीचे बन रही है कि ऊपर बन रही है? हमको तो नंबर रहेगा। तो नंबर में अगर ये जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है एच आई, हाइट ऑफ इमेज, अगर वो निगेटिव आया मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक एवं उल्टा। ये बनेगा वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो ये निगेटिव आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है। जो भी दूरी मापी जाएगी वो ध्रुव से मापी जाएगी। ठीक है। और ध्रुव से राइट हैंड साइड में दाहिने ओर पॉजिटिव और बाएं ओर लेफ्ट साइड में निगेटिव दूरी जब भी मापी जाएगी तो। ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, और एक चीज और का ख्याल रखिएगा जो कमाल का नोट है, नोट करके इस चीज को हम लिखवा रहे हैं। फोकस दूरी पे हम बात कर रहे हैं। फोकस दूरी मतलब स्मॉल f अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा इधर की ओर होगी, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में दूरी कैसी होती है? अगर कार्तीय तल देखें हम तो इधर क्या होता है दूरी? निगेटिव, और इधर पॉजिटिव। ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ये अब ध्रुव बन गया है। यहाँ पर जो मूल बिंदु है जहां से हम दूरी माप रहे हैं वो तो ध्रुव हो गया ना। उसके लेफ्ट साइड में जो भी दूरी होगी वो क्या होगी? ऋणात्मक। मतलब क्या हुआ? फोकस दूरी के लिए अगर हम बात करें तो पहला नोट हम लिखने वाले हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ये लाइन नहीं है, पूरा का पूरा अवतल दर्पण का जान है जो ये बात लिखे हैं। समझिएगा, बोर्ड में कम से कम 10 बार क्वेश्चन आया हुआ है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है या किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अब आपको समझ में आ रहा है कि वस्तु को अगर हम इधर रख रहे हैं तो ये ध्रुव है, ये फोकस है, तो ये हुआ फोकस दूरी। अब यह कार्तीय तल के हिसाब से लेफ्ट की साइड में बन रहा है, बाईं ओर बन रहा है। बाईं ओर तो हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है दूरी। समझ में आ रहा है? मतलब क्या हुआ? अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अगर यही फोकस दूरी इस साइड बना रहता तो पॉजिटिव होता, लेकिन अवतल दर्पण में फोकस तो हमेशा इस साइड बनता है, दर्पण के सामने बनता है। समझ में आ रहा है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक। तो उत्तल दर्पण की क्या हो जाएगी फिर? उत्तल दर्पण बहुत शॉर्ट में खत्म हो जाएगा, बस अवतल दर्पण को ढंग से सीख लीजिए। एक बार बिना बोर्ड को देखे मेरी तरफ देखना है और सब कुछ डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है। ये है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। अब हम लोग बस यहाँ पे फोकस करिए, कार्तीय तल से अब समझा रहे हैं हम आपको। ये ध्रुव मान लेते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस, और ये था अवतल दर्पण। ये क्या था? अवतल दर्पण। ठीक है। तो कोई भी पहला पॉइंट था, कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाएगी। अगर इस साइड हम चल रहे हैं दर्पण के पीछे तो ये होगा धनात्मक, और दर्पण के आगे कोई भी दूरी मापी जाएगी तो निगेटिव होगी।
अब कार्तीय तल से भी देख लीजिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला इधर होता है और निगेटिव वाई एक्स एक्सिस वाला इधर होता है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ये निगेटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाएगी। अगर वस्तु को हम यहाँ पे रख रहे हैं तो वस्तु दूरी हमेशा क्या होने वाली है, ऋणात्मक। यही पहला पॉइंट है, वस्तु दूरी हमेशा क्या होगी, अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण दोनों में हमेशा ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब दोनों साइड बनता है अवतल में, इस साइड भी बन सकता है और इस साइड भी बन सकता है। जब प्रतिबिंब लेफ्ट साइड बने, दर्पण के सामने बने, तो प्रतिबिंब ऋणात्मक हो जाएगा। और ऋणात्मक मतलब क्या हुआ, अगर v का मान निगेटिव आ गया, इसका मतलब वास्तविक और उल्टा। v का मान निगेटिव आ गया मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। लेकिन अगर प्रतिबिंब कहीं यहाँ पे बन गया, मान लेते हैं प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया, ये हो गया a डैश और b डैश। अगर यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया मतलब ये दूरी तो पॉजिटिव हो गया, मतलब यहाँ से v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये आपको फील आ रहा होगा कि v पॉजिटिव भी हो सकता है और v निगेटिव भी हो सकता है। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। अगर v का मान पॉजिटिव आ गया मतलब दर्पण के पीछे भी बना, तो ये काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। अगर v का मान निगेटिव आ गया तो फिर वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। क्लियर हो रहा है, v पॉजिटिव तो काल्पनिक और सीधा, v निगेटिव तो वास्तविक और उल्टा, u हमेशा निगेटिव। वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे भी हो सकती है और ऊपर भी हो सकती है। अगर ऊपर हुआ मतलब पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई पॉजिटिव आया मतलब काल्पनिक और सीधा, लिखा हुआ है सब कुछ। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई पॉजिटिव आया तो काल्पनिक और सीधा, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई निगेटिव आया तो वास्तविक एवं उल्टा। इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो अवतल दर्पण का एक भी क्वेश्चन चिन्ह परिपाटी से नहीं छूटने जा रहा है। कोई भी न्यूमेरिकल 6 नंबर का आ जाए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब समय आ गया है कि जितना इतना बात करने के बाद अब चिन्ह परिपाटी में कुछ बचा ही नहीं। अब उत्तल दर्पण का केस बच गया सिर्फ, वो तो अभी हम बात करेंगे। उससे पहले क्या क्या लिखा गया है आइए समझते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण मतलब अवतल और उत्तल दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है ना। बोला गया है गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं, ठीक है ना। एक लॉ फॉलो किया जाएगा, एक नियम जो मेरे द्वारा नहीं बनाया गया, आपके द्वारा नहीं बनाया गया, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों के द्वारा एक नियम बनाया गया ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको आसान हो जाए। मेरा जीवन आसान तो आपका जीवन आसान, और बड़े बड़े साइंटिस्ट का भी जीवन आसान। वो लोग खुद का प्रॉब्लम आसान बनाने के लिए हम लोगों के लिए दे दिए कि आप लोग का भी जीवन आसान हो जाए। इस नई चिन्ह परिपाटी में दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। पहला नियम क्या बोला, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानेंगे। वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा, मतलब दर्पण के सामने रखा जाएगा वस्तु, और ये हमेशा ऋणात्मक होगा, बात कर चुके हैं। सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, जितनी भी दूरी होगी सब दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी, ठीक है ना, चाहे वस्तु दूरी हो चाहे प्रतिबिंब दूरी हो। अगला पॉइंट बोला है मूल बिंदु के दाईं ओर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर मूल बिंदु के दाईं ओर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मापी गई दूरी धनात्मक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर क्या होगा, धनात्मक, ये तो पहले ही बात कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पर चिन्ह परिपाटी बनाते हैं तो इधर वाली दूरी क्या होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली धनात्मक, और निगेटिव एक्स एक्सिस वाली ऋणात्मक। इसी बात को लिख दिया गया है, जबकि निगेटिव एक्स एक्सिस द्वारा मापी गई दूरी ऋणात्मक मानी जाएगी। उसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला निगेटिव। अगला पॉइंट, वाई अक्ष द्वारा पॉजिटिव वाई अक्ष, पॉजिटिव वाई अक्ष का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होगी और निगेटिव एक्स वाई अक्ष द्वारा मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी, निगेटिव होगा। तो अब क्या क्या होगा ये भी बात कर चुके हैं बहुत डिटेल में, ठीक है ना। अब बच जाता है उत्तल लेंस का केस, उत्तल दर्पण का केस, सॉरी लेंस बार बार, अभी लेंस चल रहा है ना 12th का, इस चक्कर में बार बार मुंह से निकल रहा है उत्तल लेंस। क्या है ना, ऑफलाइन बैच में अभी लेंस चल रहा है और उस लेंस में भी चिन्ह परिपाटी आप लोगों को भी समझाया जाएगा, लेकिन अभी टाइम है, फिलहाल यहाँ पे फोकस करते हैं। तो ये हुआ अवतल दर्पण का पूरा साइन कन्वेंशन। अगर आपसे साइन कन्वेंशन पूछ रहा है एग्जाम में तो ये भी 6 नंबर का ही आएगा। तो पूरा ये डायग्राम बनाना है
और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक नियम लिख देना है। यहाँ 1 से लेके जो 5 तक नियम लिखा गया है वो अवतल और उत्तल दोनों के लिए है, लेकिन यहाँ से जो नियम लिखा गया है सिर्फ अवतल दर्पण के लिए लिखा गया है। उत्तल दर्पण के लिए तो अभी केस बताएंगे ना। यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, यहाँ हम बता रहे हैं चीज, ठीक है ना, कि U निगेटिव होगा हमेशा, V पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व करके V का मान पॉजिटिव आया मतलब काल्पनिक एवं सीधा, अगर V का मान निगेटिव आया मतलब वस्तु दूरी निगेटिव आया मतलब वास्तविक एवं उल्टा। अगर हम सॉल्व कर रहे हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई पॉजिटिव आ गई मतलब काल्पनिक एवं सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई निगेटिव आ गई मतलब वास्तविक एवं उल्टा। क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे किस केस में, अब हम लोग चलेंगे उत्तल दर्पण के केस में। लेकिन अवतल दर्पण समझ में आ गया तो उत्तल दर्पण में कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है। एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। आप एक बार या तो जब ये लिख लीजिए पूरा पूरा वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो एक बार हो तो हो, नहीं तो एक बार और रिपीट मोड में देख लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्योंकि इतना बताने के बाद एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा है। अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तो आप लोगों को फील आएगा। उससे पहले फटाफट नोट करिए ये सब कुछ। उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। अब हम लोग यहीं पे शुरू करने वाले हैं उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए फील आएगा, अभी वेट करिए, अभी फील दिलाते हैं उत्तल दर्पण के लिए। यहां पे देखिए ये है उत्तल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अगर ये उत्तल दर्पण है तो इसमें तो मात्र 2 केस हुआ करता था। दोनों केस में क्या था, प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, काल्पनिक एवं सीधा। ये ध्रुव हुआ करता था। मान लेते हैं वस्तु यहाँ पे था, मुख अक्ष के समांतर जाती है। अभी हम इमेज नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। मान लेते हैं वस्तु यहाँ पे है, वस्तु का नाम है AB और ये हो गया A' B' जो कि प्रतिबिंब हो गया। तो P से लेके B तक वस्तु दूरी हमेशा क्या होने वाली है, निगेटिव। देखिए वस्तु इस बार भी यहाँ पे रखा गया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया U, और U क्या हो गया, वस्तु दूरी। U क्या हो गया, वस्तु दूरी, जो कि हमेशा क्या होगा, निगेटिव दोनों केस में। अवतल के केस में भी और उत्तल के केस में भी वस्तु दूरी तो हमेशा निगेटिव होने वाला है। लेकिन अवतल में क्या कोई वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? हाँ, अवतल में वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है। तो V का मान पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आया। लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है। 2 केस ही तो था, एक इंफिनिटी पे था और एक था ध्रुव और इंफिनिटी के बीच में, कहीं भी रखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता था, मतलब हमेशा काल्पनिक और सीधा। तो जो यहाँ पे V होने वाला है वो होने वाला है पॉजिटिव, जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हुआ करता था। पॉजिटिव होने पे काल्पनिक एवं सीधा, निगेटिव होने पे वास्तविक एवं उल्टा। जबकि यहाँ पे V तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर V पॉजिटिव हुआ मतलब कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, ये हमेशा होने वाला है। किसके केस में, उत्तल के केस में तो हमेशा लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि अवतल के केस में ये चीज बदल जा रहा है। तीसरा, वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई तो हमेशा के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, धनात्मक होने वाला है। यहाँ पे प्रतिबिंब जो बन रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हमेशा बनेगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई ये भी पॉजिटिव होने वाला है। हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पॉजिटिव होने वाला है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई पॉजिटिव हो रही है, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई पॉजिटिव हो रही है मतलब क्या हुआ, काल्पनिक एवं सीधा। तो ये हुआ काल्पनिक एवं सीधा, ठीक है ना। अब आते हैं फोकस दूरी पर। अगर यहाँ पर हम बात करें तो जब उत्तल दर्पण हम पढ़ते थे तो प्रकाश की किरण जाती थी, अब परावर्तन हुआ और यहाँ पे फोकस बनता था। मतलब ये अगर फोकस है, ये अगर ध्रुव है, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होती थी। अगर यहाँ पर कहीं फोकस है तो ये ध्रुव और ये फोकस
दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाएगी, तो ये हो गया फोकस दूरी। अब बताइए आप, ये चिन्ह परिपाटी है, ये एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हुआ निगेटिव वाई एक्सिस। अब इधर की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव या निगेटिव? दर्पण के पीछे बन रहा है राइट साइड में, तो ये तो पॉजिटिव होगा। तो दूसरा कमाल का नोट क्या बना? पहला नोट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक, और यहाँ पर नोट नंबर 2 होने वाला है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा, अभी तक बहुत सारे टीचर इस चीज को रटवाने का कोशिश करते हैं, लेकिन आज आप लोगों के सामने में रीजन भी आ रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक क्यों होती है। अब रटिएगा तो भूलिएगा ना, क्योंकि लेंस के केस में फिर ये चीज बदल जाएगा। तो रटना कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, फिजिक्स कहीं रटने का चीज होता है यार, ठीक है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि फोकस दूरी दर्पण के सामने बन रहा है, यहाँ पे फोकस दूरी दर्पण के पीछे बन रहा है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी? धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी, धनात्मक होगी। स्टार लगा के इस बात को लिख लीजिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। और ये उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी खत्म हो गया, बोले थे ना। अगर अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया, उत्तल दर्पण चुटकी में खत्म हो जाएगा। आइए एक छोटे से ट्रिक पे बात करते हैं। ट्रिक क्या है कि इसमें u v, समझिएगा ट्रिक को। उत्तल दर्पण में u वस्तु दूरी, v प्रतिबिंब दूरी, h नॉट वस्तु की ऊंचाई, एच आई प्रतिबिंब की ऊंचाई, यही चार चीज घूम रहा है बार बार। सिर्फ वस्तु दूरी निगेटिव होता है, बाकी कुछ भी हो सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, दिमाग लगाना ही नहीं है। वस्तु दूरी के अलावा सब सारा का सारा दूरी क्या हो गया? पॉजिटिव। उत्तल दर्पण में बात खत्म। अवतल में दोनों केस बन रहा था, प्रतिबिंब की ऊंचाई में भी दो केस बना है, पॉजिटिव निगेटिव का भी। यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई में भी दो केस बना है, पॉजिटिव और निगेटिव का। अब अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में भैया सिंपल है, वस्तु दूरी को क्या करो? निगेटिव, बाकी सारा पॉजिटिव। क्रिस्टल क्लियर हो पा रहा है? और इसकी फोकस दूरी भी संयोग से क्या हो रहा है, देखिए तो, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या हो रही है? धनात्मक। तो फोकस दूरी भी क्या आ गया? धनात्मक। अब आप लोगों को मजा आ रहा होगा कि भैया ये तो कमाल का चीज आप बता दिए। उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी के अलावे जितनी भी दूरियां हैं सारी की सारी पॉजिटिव, सारी की सारी क्या हो रही है? पॉजिटिव। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, फोकस दूरी, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। और एक चीज अब याद करिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव। ये बोर्ड में कम से कम अभी तक 10 बार 20 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब एक यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन क्या करने वाले हैं कि मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ है। मान लीजिए बोल दिया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, या फिर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी बराबर व्हाट? क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिएगा। बोला गया है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी पूछा है। अब बच्चे क्या गलती करेंगे, वो बोलेंगे कि वक्रता त्रिज्या मतलब r दे दिया 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी क्या हो जाएगा? 20/2। f बराबर क्या होता है? r/2। यहां से आ गया 20/2, यहां से आ गया 10 सेंटीमीटर, और आंसर हो गया गलत। आंसर हो गया गलत। अगर यहीं पे क्वेश्चन में रहता कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो ये बिल्कुल आंसर सही था। लेकिन अब आपसे क्या बोला गया है? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हो गई तो यहां से ध्रुव से लेके C तक वक्रता त्रिज्या होता है, ये भी क्या होगा?
ये भी तो ऋणात्मक होगा भैया, क्योंकि ये भी दर्पण के सामने बन रहा है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या अगर दर्पण के सामने है, दूरी तो ध्रुव से मापी जाएगी ना, तो ये तो इस साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड में, ये तो निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है? मतलब वक्रता त्रिज्या ही आ गया निगेटिव। और ये तो हम पढ़ भी चुके हैं अभी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होने वाली है, ऋणात्मक। समझ में आया? तो आंसर क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। यहीं पे एक क्वेश्चन छोटा सा, अगर मान लीजिए उत्तल दर्पण दे दिया, उत्तल दर्पण, और वक्रता त्रिज्या दे दिया 100 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी दे दी, 100 सेंटीमीटर। मेरे से पूछा गया है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, r/2। अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 100/2, और ये आ गया 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे अवतल दर्पण पूछ लिया जाए तो फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उत्तल दर्पण दे दिया तो फिर फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर उत्तल और अवतल का जिक्र ही नहीं किया, वो बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण है, तीसरा क्वेश्चन, अगर एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दी है, गोलीय दर्पण के लिए, न तो अवतल न तो उत्तल, ये गोलीय दर्पण के लिए बात किया कि वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो फिर फोकस दूरी क्या लेंगे हम, 50/2, मतलब 25 सेंटीमीटर। तब ये आंसर 25 सेंटीमीटर ठीक है। लेकिन अगर अवतल दर्पण का जिक्र कर दिया तो फिर अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। समझ में आया? और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी। चिन्ह परिपाटी इससे बेहतरीन हो नहीं सकता है, गारंटी है, ठीक है ना। इतना तक आप लोग क्रिस्टल क्लियर करके आइएगा, तो कल हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। इतना न्यूमेरिकल पढ़ लेना है कि कल होके बोर्ड में अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आए तो ठप्पा लगा करके आपका हो जाए, गारंटी के साथ, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इसके न्यूमेरिकल। दर्पण का जो भी न्यूमेरिकल हो एनसीईआरटी का सारा उड़ जाना चाहिए, ताकि बोर्ड में उस लेवल का क्वेश्चन पूछता ही नहीं है बिहार बोर्ड में। समझ में आया? उससे बहुत लोअर डिग्री का क्वेश्चन पूछता है। तो फिर आप लोगों के लिए तो गोल्डन चांस है फ्री का 6 नंबर पाने का। एक एक पॉइंट नोट होना चाहिए, फटाफट नोट करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, सब कुछ नोट हो जाना चाहिए, प्लीज नोट डाउन, एक एक पॉइंट नोट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।